जय हिंद दोस्तों, मैं यशु जैन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 20 मई 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, जिससे जरूरी बातें आप साथ के साथ नोट डाउन कर लेंगे, और या फिर आप अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे वो चीजें आपके पास याद में रहें, आपकी नॉलेज में रहें। क्योंकि जो चीजें आप अभी सुन रहे हैं उनको एक बार रिवाइज करना 24 आवर्स के अंदर अंदर बहुत जरूरी है, तभी वो आपके दिमाग में बैठ पाएंगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये करंट अफेयर सुने और उनको अपने पास नोट डाउन कर लें या उनके स्क्रीनशॉट्स अपने पास रख लें। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो हम बात करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स की करने जा रहे हैं 2021 की। इसमें 2 अवार्ड दिए गए हैं, एक तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और एक स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये मिला है दिग्गज खिलाड़ी, जो टेनिस के बड़े खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल को। और दूसरा जो वुमेन के लिए जो पुरस्कार गया है वो है नाओमी ओसाका को। तो इसलिए 2 क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 कब दिया गया? तो ये 6 मई 2021 को दिया गया, यानी कि मई 2021 में दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसके खाते में जाता है? ये टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इनके खाते में जाता है। और वहीं पर ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसके खाते में जाता है? तो यहां पर नाओमी ओसाका नाम लिखा हुआ है आपके सामने, इनके खाते में जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात क्लियर कर दूं मैं आपको, ये जो पूरा अवार्ड फंक्शन था ऑनलाइन हुआ है, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से, ये पेंडेमिक की वजह से ये अवार्ड को ऑफलाइन नहीं किया गया। तो ये पूरा अवार्ड का जो पूरा मतलब व्यवस्था थी वो स्पेनिश शहर में की गई थी। तो इसीलिए ये जो है ऑनलाइन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक बड़ा जीके जीएस का भी क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर के साथ साथ। तो ये आप देख सकते हैं अवार्ड के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कंट्री से बहुत ही प्राउडली न्यूज, ये आप कह सकते हो, या एक बड़ा करंट अफेयर भी आप कह सकते हो। अब भारतीय सेना में महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया होगा कि महिलाएं तो पहले भी शामिल थी भारतीय सेना में, लेकिन पहले महिलाओं को सिर्फ ऑफिशियल रैंक पर ही रखा जाता था, लेकिन अब अफसर जो महिलाएं होती थी, अब ऐसी महिलाएं भी नियुक्त की जाएंगी जो आर्मी में काम करेंगी। मतलब यानी कि ऑफिसर के अलावा भी अभी महिलाओं को और दूसरे क्षेत्र में भी चांसेस मिलेंगे, यानी और मतलब मिलिट्री आर्मी में भी उन लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। तो भारतीय सेना में अब महिलाएं भी देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाती हुई नजर आएंगी। जो पहले ऑफिसर ही बन सकती थी, अब वो आर्मी पर्सन भी बन सकती हैं। बेंगलुरु के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ने महिला सैनिकों के दस्ते को कड़ी ट्रेनिंग दी है, और इस कड़ी ट्रेनिंग के बाद उनको सिलेक्ट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारतीय सेना में महिलाएं भी शामिल होंगी, और इनकी ट्रेनिंग कहां पर हुई है? बेंगलुरु में हुई है। कोर जो मेन ट्रेनिंग है मिलिट्री पुलिस की, बेंगलुरु के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की जो ट्रेनिंग है, मतलब वो वहां पर इनकी ट्रेनिंग हुई है, प्रॉपर वहां पर इनको बताया गया है। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें सही मायनों में गैर सैन्य अधिकारी, जो कह सकते हैं, महिलाएं पहले सैन्य अधिकारी हुआ करती थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नारी शक्ति को पहले यहां तक सीमित कर दिया गया था भारतीय सेना में, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि इनको गैर अधिकारी श्रेणी में भी रखा जाएगा। पहले अधिकारी ही हो सकती थी, अब गैर सैन्य अधिकारी में भी ये शामिल होंगी। तो पहली बार ऐसा भारत में हो रहा है, अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आप देख सकते हैं बेंगलुरु के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ने इनको ट्रेनिंग दी है, और इसमें कुल महिलाओं की संख्या 83 है। 83 महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी गई है, और ये इनका जो पहला बैच ट्रेनिंग का शुरू हुआ था 6 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था। 6 जनवरी 2020 को ये शुरू हुआ था। टोटल जो ट्रेनिंग चली है वो 61 वीक्स चली है, 61 हफ्ते ये ट्रेनिंग चलाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग इन महिलाओं को दी गई है, और उसके बाद इनको तैयार किया गया अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, जिसमें 19 वीक्स तो बेसिक ट्रेनिंग चली थी, और बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग है 61 में से, वो मतलब मेन ट्रेनिंग आधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ और बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को यहाँ पर एक मौका मिल रहा है गैर सैन्य अधिकारी के स्तर पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
कि ऑफिसर रैंक पर महिलाओं को कब से शुरुआत दी गई थी। तो देख सकते हो आप और कह भी सकते हो 1992 से ये शुरू हो गया था। सेना में महिला अधिकारियों की जो भर्ती थी वो 1992 से शुरू हो गई थी। ये एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, कब से शुरू हुई थी? 1992 से। और अब ये 2021 से क्या हुआ है? गैर सैन्य अधिकारी रैंक पर भी, मतलब जो अधिकारी नहीं होंगे उस रैंक पर भी महिलाओं की भर्ती अब शुरू हुई है 2021 से। बेसिकली ये काम 2020 से शुरुआत में आया था, लेकिन 2021 में इसको प्रॉपर शुरू कर दिया गया। अब तब पहले महिला क्या करती थी? सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ही कुछ ब्रांचेस में जा सकती थी स्टार्टिंग में, यानी कि ये आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ भी है, बताया भी आपको, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत कुछ ही ब्रांच में, कुछ विंग्स में ये जा सकती थी। उसके अलावा ये कोई काम, मतलब कहीं दूसरी जगह पर ये काम नहीं कर सकती थी। इसकी वजह से इनका जो पोस्ट था वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक ही पहुंच सकता था, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल तक ही अपनी पोस्ट को, मतलब तक वहां तक पहुंच सकती थी। लेकिन अब जब से ये व्यवस्था शुरू हुई है तो तब वो बड़े ऑफिसर रैंक के अलावा दूसरे पदों पर भी जा सकती हैं और अच्छे से काम कर सकती हैं, तो एक बड़ी बात है। इसके अलावा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI जो एक बॉडी है हमारे यहाँ पर, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इनके साथ मिलकर इस DCGI ने जो सारी दवाइयों को कंट्रोल करती है, दवाइयों के बारे में इंडिया में सारे डिसीजन मेकिंग करती है, वो सब उन्होंने मिलकर और DRDO ने मिलकर एक एंटी कोविड दवाई बनाई है जिसका नाम है 2DG, यानी डीऑक्सी डी ग्लूकोज, यानी इसको पानी में घोलकर पिया जाता है और ये कोविड यानी कोरोना की दवाई है और ये हमारे इंडिया की स्वदेशी तकनीक से बनाई गई दवाई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिसको DRDO और DCGI ने मिलकर तैयार किया है। तो ये बात यहां से कैसे पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दवाई का नाम है 2DG। 2DG का मतलब है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, और किसने बनाई है? DRDO ने और DCGI ने। इनकी फुल फॉर्म के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पहले भी बता रखा है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI। और जब मैं बात यहाँ DRDO की करता हूं तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये दूसरी बात हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात की जा सकती है। अब जो ये दवाई के बारे में हम बात कर रहे थे, इसको जो DRDO ने बनाया है ये उन पेशेंट्स के लिए भी काम करेगा जो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है कोविड की, और स्पेशली इस बात की, इसकी खास बात क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई को भी ये प्रभावित नहीं करता, यानी ऑक्सीजन की कमी को भी ये दवाई पूरी करती है। तो इसलिए जिन मरीजों के अंदर, पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी है तो उसमें भी ये काफी कारगर साबित हो सकती है। तो इसको एक बहुत बड़े प्रयोग, यानी एक बहुत बड़े रिसर्च के बाद इसको बनाया गया है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसमें ये बताया गया है कि इस दवाई को, यानी 2DG के एंटी कोविड-19 चिकित्सीय अनुप्रयोग को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, यानी INMAS, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और हैदराबाद DRDO ने इसको तैयार किया। यानी जो रेड्डीज लैब है इसमें इसका भी योगदान है, INMAS का भी योगदान है और DRDO का भी योगदान है। तो इन सब ने मिलकर इसको विकसित किया है। सब कुछ पूरी तरीके से कह सकते हो आप इंडियन बेस्ड ये सारी चीजें हैं। तो कोरोना वायरस में ये दूसरी लहर में लड़ने के लिए बहुत ही कारगर चीज बनी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दवाई बनाई गई है DRDO के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग एक नाम सुन रहे हैं ब्लैक फंगस का, बहुत ही मतलब चर्चित नाम है। कोरोना महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस जैसी एक नई बीमारी भी हमारे बीच आ चुकी है, तो उसके बारे में भी दोस्तों एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो जो ब्लैक फंगस है उस बीमारी का नाम है म्यूकरमाइकोसिस। ये नाम आप अपने पास नोट कर लेंगे, म्यूकरमाइकोसिस, इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ब्लैक फंगस है। और जो ICMR है, यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली स्वास्थ्य मंत्रालय और उसके अलावा जो काम करने वाली संस्था है मेडिकल फील्ड में, ICMR जो पूरे इंडिया के लिए काम करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी क्या होता है दोस्तों? एडवाइजरी मतलब उसके बारे में क्या क्या चीजें सही हैं,
क्या क्या चीजें गलत हैं, उसके बारे में पूरा सिनेरियो क्लियर किया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मतलब जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, यानी जो पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं और बहुत उनको किन्हीं को डायबिटीज है, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कौन सा इन्फेक्शन? म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये बहुत ही मतलब ऐसा इन्फेक्शन है, इतना खराब इन्फेक्शन है ये कि हमारे बॉडी के अंदर ये सारी जो पार्ट्स हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब स्पेशली इसका इन्फेक्शन कहाँ है? बॉडी का मेन पार्ट्स पे, दिमाग पे यानी कि माइंड पे, फेफड़ों पे, स्किन पे भी इसका आ रहा है। इससे आंखों की रोशनी तक जा रही है। मतलब जो हमारे मतलब टीथ होते हैं, जबड़े होते हैं और उनमें नाक की हड्डी होती है, उन सबको गला देती है ये ब्लैक फंगस की बीमारी। तो इसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाता टाइम से तो इससे मौत भी हो सकती है, यानी कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक ये बीमारी मानी गई है। तो इसलिए इसके लिए जो है मतलब लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जो लोग जिन लोगों को डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं तो उन लोगों को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनके अंदर ये थोड़ा ज्यादा आराम से एंट्री कर जाता है, इसीलिए उनके लिए थोड़ा ज्यादा खतरा रहता है। और अगर हम अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तैयार रखेंगे, इट मीन्स अच्छे से खाएंगे पिएंगे, तो कोई बड़ी खतरे वाली बात नहीं है, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसके जो लक्षण है वो वही नॉर्मल लक्षण है, बुखार आ जाना, सिर दर्द होना, खांसी होना, सांस में तकलीफ होना, खून की उल्टी होना, मतलब इस तरह से ये चीज के मेन फंक्शन में काम करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक ऐसी व्यवस्था बना देती है शरीर के अंदर कि जो मानसिक तौर पर आप उससे लड़ने की क्षमता खो देते हैं, आपको अंदर से तोड़ देती है ये बीमारी। जैसे कोरोना के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये उन लोगों को प्रभावित करती है जो स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा पर हैं और जो पर्यावरणीय रोग जनकों से लड़ने की उनकी क्षमता को कम करती है। तो जिनका जो पहले से ही बीमार हैं उन लोगों को ज्यादा जल्दी से ये जकड़ लेती है। तो इसलिए कोशिश करिए बीमार नहीं पड़िए। उसके बाद वही स्किन पर ये इन्फेक्शन होने से, फुंसी होने से, छाले पड़ने से ये उस जगह को काला कर देती है। उस जगह पर इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लैक होने लगता है। तो ये बहुत ही ज्यादा उसके लिए दिक्कत करती है। हालांकि इसका इलाज निकल चुका है, इलाज हो रहा है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है, बट शुरुआत हो चुकी है। एंटी फंगल के साथ इसका इलाज किया जाता है और इसमें एक सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। वो डॉक्टर अपने हिसाब से, जैसे डायबिटीज का पेशेंट है तो सबको अपने अलग अलग तरीके से वो उसका इलाज कर रहा है। और कई सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए उसने बहुत सारी एडवाइजरी भी बताई है। डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग इसका इलाज करते हैं। तो एंटी फंगल के साथ इसका इलाज और सर्जरी के साथ इसका इलाज जो है संभव है। और इसमें यह भी बताया गया है कि डायबिटीज को नियंत्रित करना, स्टेरॉइड का उपयोग कम करना और इम्यूनोमोड्यूलेटिंग ड्रग्स को बंद करना इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। ये चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए, यानी एक पेशेंट को ये सब चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए। ये चीजें वो नियंत्रित करता है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे से इस बीमारी पर कमांड कर सकता है। ये ब्लैक फंगस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आईसीसी अब हर महीने मंथ ऑफ द प्लेयर घोषित करता है। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के बाहर का कोई प्लेयर ऑफ द मंथ बना है, और वो भी पाकिस्तान से। बाबर आजम का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैचों में बेहतरीन था, इसीलिए उनको मंथ का जो प्लेयर है, प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। कप्तान बाबर आजम जो पाकिस्तान से हैं, इनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया है। अब उसके बाद भारत में प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया जाता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे यहाँ पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना जमाने में आज के टाइम में कुछ है नहीं। हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो भारत में हर साल ये मनाया जाता है 11 मई, यानी 11 मई को ये मनाया जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन सीधा सा है यहाँ पर, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में जो विज्ञान की स्थिति है, उसकी दक्षता, उसकी प्रौद्योगिकी, भारत के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दो कैपेबिलिटी है, दक्षता है। और भारत में जिस तरह से इनोवेशंस, नए रिसर्च हो रहे हैं, उन सभी उपलब्धियों को याद करने के लिए, उन सभी उपलब्धियों के लिए हमारे युवाओं को और देश को प्रेरित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये जो खास दिन है, ये हमारा प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्रालय इसको मनाता है। उसके बहुत सारे विभाग हैं, उन विभागों के माध्यम से इसको मनाया जाता है।
है और इसमें वैज्ञानिक जांच, उद्योग, नए नए रचनात्मक काम, इन सब के जो प्रयास किए गए हैं उन सब के बारे में इसको देखा जाता है। इस बार जो हमारा ये प्रौद्योगिकी दिवस था, इसकी जो थीम थी वो है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो प्रौद्योगिकी दिवस हमने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 मनाया, इसकी थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी ये इसकी थीम रखी गई है, जो आप अपने पास नोट कर लेंगे और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ये आपसे पूछ सकता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1998 से हुई थी, यानी कि ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत 1998 से हुई थी। आपको याद होगा 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरान से, और उस समय जो गवर्नमेंट थी, उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके नेतृत्व में ये सारे काम हुए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम पर, जिन्होंने सारे काम का बीड़ा संभाला, हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो उन्होंने सारे काम की शुरुआत की थी। तभी से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है 11 मई को। तो ये एक सफल परीक्षण था हमारा, परमाणु परीक्षण, तो उसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंस देने के लिए हमने ये काम, मतलब इस दिन को मनाने की बात कही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। तो इस दिन खास करके हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी मतलब देते हैं, प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी वितरित करते हैं। तो इस दिन को हम बहुत ही यादगार रूप में मनाते हैं, और जो काम अच्छा करता है साइंस के फील्ड में, साइंस मतलब इनोवेशंस के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये 2-3 बातें आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है तो भी आप बता सकते हैं। फिर जल शक्ति मंत्रालय ने 10 मई 2021 को कहा कि पुडुचेरी यानी पुडुचेरी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। मतलब इसने पहली बार ऐसा हुआ है भारत में, किसी राज्य ने, यानी पुडुचेरी की मैं बात कर रहा हूं, 100% पानी के कनेक्शन दे दिए हैं। 100% पानी के कनेक्शन वहां पर गांव में, देहात में लोगों को मिल चुके हैं। तो ये पहला राज्य बना है भारत का पुडुचेरी जिसने 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उसने देना था। अब हर घर जल का जो लक्ष्य है वो वहां पर प्राप्त हो चुका है। पहला केंद्र शासित प्रदेश है ये पुडुचेरी, आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी। वहां पर घर नल द्वारा पानी का कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है। और ये जो जल जीवन मिशन मैंने आपको नाम लिया ना, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। केंद्र सरकार का एक बहुत प्रमुख कार्यक्रम है जल मिशन, और इसका उद्देश्य है 2024 तक हर पूरे देश के हर गांव में, ये ग्रामीण में यानी गांव में हर जगह पर नल पहुंचाना, यानी नल जल पहुंचाना। तो इसीलिए ये जल मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वाकांक्षी योजना है जो भारत सरकार की है, जो 2024 तक हर गांव तक पूरी करनी है। इसमें लगभग 2021-22 में अगर मैं बात करूं तो 50,011 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है। इसके अलावा 26,940 करोड़ रुपए भी सुनिश्चित निधि उपलब्ध की गई है, इसमें मतलब दे दी गई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। ये 15वें वित्त आयोग से इस संबंधित अनुदान है। ये 15वें वित्त आयोग के आधार पर इसको दिया गया है, जो पानी और स्वच्छता के लिए ग्रामीण और स्थानीय लोगों के लिए, वहां पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से 21-22 में देश भर के ग्रामीणों के घर में जल पहुंचे नल के द्वारा, और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की ये योजना है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है जल जीवन मिशन योजना, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा हर साल 11 मई की जैसे हमने बात की थी, तो 12 मई की भी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हम सब जानते हैं नर्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, और वो भी कोविड के दौरान तो हमने देख लिया है कि जितने कोरोना वॉरियर्स, जितने ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स हैं, तो उनके असिस्टेंट यानी नर्स भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिना नर्स के किसी भी हॉस्पिटल में या कोई भी मेडिकल फील्ड में काम करना नामुमकिन है। तो इसीलिए इनकी भूमिका आज के टाइम में इतनी ज़्यादा है कि वो भगवान का दर्जा उनको मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर भी, यानी 12 मई को भी ये चीज़ मनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसमें सब देशों ने, पूरे विश्व भर ने नर्सों का धन्यवाद किया और उनको थैंक यू बोला, इसलिए कि उन्होंने इतना साथ दिया, कोविड जैसी महामारी में भी लोगों की मदद की। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। ये हर साल मनाया जाता है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेडी हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाया जाता है। ब्रिटेन से हैं ये, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम ब्रिटेन में किए हैं, तो इसलिए नर्स डे पर इनको याद किया जाता है। कोरोना
कोरोना महामारी में, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम रखी गई थी वो है नेतृत्व के लिए एक आवाज, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि है। तो ये इसकी एक मतलब थीम रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। नेतृत्व के लिए एक आवाज, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि है, ये इसकी थीम रखी गई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने पास नोट कर लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो वर्ष की पहली नर्स भी इनको कहा जाता है, मतलब विश्व की पहली नर्स इनको कहा जाता है। तो क्वेश्चन, अगर विश्व की पहली नर्स किसे कहा जाता है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। या फिर इनको कह दें कि लेडी विद द लैंप, अगर इनका एक और नाम है लेडी विद द लैंप, ये मैंने मेंशन भी किया है, लेडी विद द लैंप। तो क्योंकि इन्होंने क्या किया था, क्रीमिया युद्ध जो था उसके दौरान जो इनके ब्रिटिश घायल सैनिक थे, ब्रिटिशर्स थे, उनकी मदद की थी। वो भी लालटेन लेकर जाती थी और उनका उपचार करती थी, इसलिए इनका नाम ये पड़ गया था लेडी विद द लैंप। तो आपसे वर्ल्ड की पहली नर्स पूछा जाए या लेडी विद द लैंप पूछा जाए या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है, तो वो सबका आंसर एक ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप अपने पास नोट करके रख लेंगे। अब हमारे राज्य असम से बात हम कर रहे हैं। 8 मई 2021 को असम के मुख्य सचिव जो हैं जिष्णु बरुआ, इन्होंने असम राज्य में एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, इसका शुभारंभ किया है। नाम दोस्तों अच्छे से याद कर लेना, शॉर्ट में हम बोलेंगे फ्रिम्स, FRIMS। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, फ्रिम्स। ये क्या है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। इसकी शुरुआत हुई है, भारत में पहला ऐसा राज्य असम है जिसने इसकी शुरुआत की है। इससे क्या फायदा होगा और ये क्या चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि ये ऑनलाइन हमें बाढ़ के बारे में रिपोर्टिंग देने वाली पहली तकनीक है। बाढ़ जैसे आती है उसके बारे में बताने वाली ऑनलाइन तकनीक है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के साथ असम हर साल भयंकर बाढ़ और मिट्टी के अपरदन का शिकार होता है, इसलिए असम इस बाढ़ से बचने के उपाय टाइम से कर ले, इसलिए ये ऑनलाइन तकनीक एक बना दी गई है जो एक डिजिटल वास्तविक टाइम के बारे में बताती है, डिजिटली एक उस टाइम रियल टाइम के बारे में बताती है, जो रिपोर्ट करती है कि किस तरह से हमें वहां से मतलब कब वो बाढ़ आने वाली है, क्या क्या उससे हमें मतलब नुकसान होने वाला है, वो सारी चीजें हमें मालूम पड़ जाती है। और ये जो तकनीक है इसके बाद असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ASDMA, ये नाम याद कर लेना, शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, ASDMA यानी असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी, और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है उसके द्वारा ये मिलकर बनाई गई है तकनीक। तो ये अपने आप में फ्रिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी इंपॉर्टेंट मायने रखता है हमारे लिए। और इसमें ये है कि 15 मई से ये चालू हो गई है और ये मतलब तत्काल अलर्ट पर आधारित है, एकदम हमें अलर्ट दे देगी ये। इसमें सूचना के बारे में मतलब जो सूचनाएं हैं वो भी इसमें इंस्टॉल की जा सकती हैं, स्टोर की जा सकती हैं, और ये अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक है, इसलिए इसको ऑनलाइन डिजिटल के नाम पर रखा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे आसाम से है जो इंडिया के लिए बहुत ही मायने रखती है और आपके करंट अफेयर के लिए भी बहुत मायने रखती है। इसके अलावा फिर से DCGI के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में DCGI जो ड्रग कंट्रोलर है वो उसने क्या किया है, कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है जो 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए होगा। यानी कि अभी तक तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी 45 प्लस के लिए शुरुआत हुई थी, उसके बाद 18 प्लस के लिए शुरुआत हुई, अब 2 प्लस के लिए शुरुआत होगी। इट मींस कि अब बच्चों को भी वैक्सीनेशन दिया जा सके उसके लिए ट्रायल किए जा रहे हैं और हमारे DCGI ने ये मंजूरी दे दी है। अब ये मंजूरी के साथ ही हम अब कब से ये शुरुआत, अब ये मंजूरी मिलने के बाद कब से ये ट्रायल होंगे और कि जब ये ट्रायल खत्म होंगे उसके बाद बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आ जाएगी। और कोवैक्सीन के बारे में मेरी दूसरी वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये इंडियन है, प्योर इंडियन मतलब वैक्सीन है, इसमें कोई बाहर की विदेशी वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है। तो इस वैक्सीन में ये ट्रायल शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। 525 लोगों पर ये मतलब वॉलंटियर्स पर ये ट्रायल होगा कोवैक्सीन का। और जो दूसरी डोज दी जाएगी 28 डेज 28 दिन के बाद दी जाएगी ट्रायल के तौर पर। और उसके बाद इसमें जो है 18 साल के बच्चों के लिए भी ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को भी ये मंजूरी मिल गई है, जिसमें
पार्टिसिपेंट्स होंगे और ये पूरी जो मतलब पार्टिसिपेंट्स होंगे पूरा ये नियम कानून के तहत जो भी मतलब स्वीकृति होगी, पैरामीटर्स होंगे, उनको फॉलो करके ही इसमें रजिस्टर्ड होंगे और फिर उनके ऊपर ट्रायल होंगे। तो इसके साथ ही ये मतलब एक बड़ी अच्छी न्यूज है, क्योंकि कहा जा रहा है कोविड की जो थर्ड वेव है, तीसरी लहर है, वो बच्चों के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए थर्ड वेव से पहले आने से पहले ही इन चीजों को तैयार कर लिया जाए, जिससे कि थर्ड वेव का हमें सामना ही ना करना पड़े। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात आ जाती है। जैसा आप लोग अभी कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि एक कोविड के साथ साथ एक और बड़ी लहर भारत में आ चुकी है। लहर क्या कहेंगे उसको, एक आपदा कहेंगे, और वो ताउते से संबंधित है, बाढ़ से संबंधित है। उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन प्रतिष्ठित शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ये नाम है इनका, ये इंडियन है, अभी तो इंडिया में नहीं रहती है, अमेरिका में रहती है। तो ये जो इन्होंने जो पुरस्कार जीता है वो है शेख जायद बुक पुरस्कार। शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो दिया जाता है। मुंबई में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी है अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और ये 2019 में बुक पब्लिश हुई थी और इसके जो पब्लिशर थे ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर थे, इन्होंने इसको बुक को छापा था, प्रकाशित किया था। तो इस बुक के लिए इनको ये इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, शेख जायद बुक पुरस्कार। इसके बारे में मैं आपसे बता दूं ये क्या चीज है, कैसा है, क्या नहीं है। ताहिरा जो जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन भारत के कुतुबुद्दीन परिवार में ये पली बड़ी है, दक्षिण मुंबई में ये बड़ी हुई है। मई 2021 के अंत में ये पुरस्कार अबू धाबी में इनको दिया जाएगा। अबू धाबी में यूएई में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा और ये पुरस्कार 15वें नंबर का है, यानी 15वां पुरस्कार ये वितरित किया जा रहा है। और ये इतना बड़ा पुरस्कार है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पुरस्कार कहा जाता है कि अरबी दुनिया का नोबेल पुरस्कार है। ये अगर अरब की दुनिया में नोबेल पुरस्कार कोई है तो वो यही पुरस्कार है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो ये सांस्कृतिक विभाग जो अबू धाबी का है उसके द्वारा ये शेख जायद पुस्तक पुरस्कार दिया जाता है। लेखकों और कवियों को ये उनकी अच्छी रचनाओं के लिए, उनकी आवाज उठाने वाली बातों के लिए, उनकी प्रतिभा के लिए इसको दिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इसको इतना महत्व दिया जाता है। और इस पुरस्कार का उद्देश्य है अरब दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे शक्तिशाली, उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण कार्यों का प्रदर्शन करने वाले कवि, लेखक, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 2007 में हुई थी, 2007 में, और सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है, क्योंकि इसमें DH 70 लाख नगद का पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं आईसीसी की, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आईसीसी ने 11 मई 2021 को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA को हरित ऊर्जा पुरस्कार दिया है। यहां पर बात आ जाती है किसने पुरस्कार दिया है, आईसीसी ने दिया है। किसको पुरस्कार दिया है, IREDA को दिया है। कौन सा पुरस्कार दिया है, तो हरित ऊर्जा पुरस्कार दिया है 2021 का, 11 मई को दिया है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस एजेंसी का जो मेन पार्ट है वो अक्षय ऊर्जा के लिए वित्त पोषण संस्थान के तौर पर एक अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए इसको सम्मानित किया गया। यानी IRDA जो है वो जो अक्षय ऊर्जा है उस पर काम करती है और एक अच्छा काम कर रही है, सम्मानित उसको इसलिए सम्मानित किया गया है। तो ये IRDA को ICC की तरफ से, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये पुरस्कार वितरित किया गया है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, जो एक कोरोना महामारी के साथ मैंने ताओते के बारे में बात की थी, तो वो उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में अभी हाल ही में कौन सा एक बहुत बड़ा तूफान आया है जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो उसका नाम ताउते है, कुछ जगह पर तोकते भी लिखा हुआ होता है, तो ताउते भी आप कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ये इतना खतरनाक है कि इसने मतलब इसकी जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर के हिसाब से भी चल रही है, तो पर आवर के हिसाब से भी चल रही है। तो ये बहुत बड़ी एक विपदा है। 18 मई तक ये गुजरात के तट तक पहुंचने की बात कर रहे थे। तो इस तरह से ये जो शुरुआत है मई में हुई है और ये आपदा का नाम ताउते है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हम अगर मिस यूनिवर्स की बात करें तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा है, जो
दक्षिण अफ्रीका से हैं, मतलब मैक्सिको दक्षिण अफ्रीका से हैं। एंड्रिया मेजा, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है और ये जो है बहुत ही बड़ी खबर अपने आप में है। 2019 में मतलब पहली अश्वेत महिला थी जिन्होंने ये मतलब दोबारा से 2019 में इन्होंने हासिल किया था और 2019 में पहली अश्वेत महिला थी, वो उनका नाम था जोजेबिनी तुजी, इनका नाम था। और 2020 में फिर से मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने किया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से 2 बार मतलब लगातार 2019 में भी मिस यूनिवर्स जा चुका है और 2020 में भी मिस यूनिवर्स जा चुका है। तो 2019 में पहली महिला थी जो अफ्रीका से थी और अब की बार ये दूसरी महिला है जो अफ्रीका से हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया जाता है हर साल 17 मई को, पूरे विश्व में मनाया जाता है, विश्व में। और इस दिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के फायदे और उनकी जागरूकता के बारे में हम बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जो दूर दराज में रहने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचाना, उनको जागरूक करना, टेलीफोन टेलीविजन इन सब की उपयोगिता के बारे में बताना, ये इसका मेन मकसद है। और ये दिन अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में मतलब इसकी स्थापना हुई थी, तो और टेलीग्राफ के मुद्दे पर समझौते पर ये हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए इसको मनाया जाता है। और आज जब हमें आधुनिक समय की बात करूं तो इसको 1969 से तो बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जैसे देशों के लिए, जो विकासशील देश हैं उनके लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आज तक का करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा भी कोई बहुत जरूरी बातें हमें मतलब रिसर्च में मिलती हैं और बहुत जरूरी चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की करंट अफेयर डिस्कस करूंगा, आप इसलिए वीडियो देखना ना भूलें। अब आपको जय हिंद, जय भारत।